हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर नंबर 1 यूनिट ऑफ लाइफ का जो लेक्चर नंबर 3 है वह है आपके प्लांट सेल से। इसके पहले आप पढ़े थे एनिमल सेल्स और उसी में आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी टाइप ऑफ सेल आपने पढ़ा था। जो टाइप ऑफ सेल होती है यानी सेल्स का जो प्रकार है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। जो आपने प्रोकैरियोटिक पढ़ा था उसका एग्जांपल बैक्टीरिया होता है जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल पाई जाती है और साथ में उसमें किसी भी तरह का जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। मीजोसोम उसमें पावर हाउस ऑफ सेल का काम करता है बैक्टीरिया के अंदर। उसी के साथ आपने पढ़ा था उसी टॉपिक्स में उसी वीडियो में कि जो एनिमल सेल्स होती है वो उसका जो डायग्राम था आपने पढ़ा था और उसके ऑर्गन्स जितने थे उसके वर्क के बारे में आपने पढ़ा था। इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल में दो सेल होती है, एक प्लांट सेल होती है एक एनिमल सेल होती है। तो ये आपकी दूसरी एनिमल प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल जो होती है इसमें खास विशेषता होती है कि इसमें सेल वॉल पाई जाती है। ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को अच्छे से, पहले इसको आप ग्राफ को एक बार देख लीजिएगा जो डायग्राम बना हुआ है प्लांट सेल्स का। तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और जो सेलुलोज होती है यानी जो सेलुलोज है वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है। और जो सेल वॉल होती है वो तीन तरह की होती है, एक होती है प्लांट में सेल वॉल और एक होती है ग्रीन प्लांट में सेल वॉल होती है और एक होती है बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है और एक सेल वॉल होती है फंगस में। तो जो फंगस होते हैं यानी जो कवक होते हैं उसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है और जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी होती है, ठीक है। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो प्लांट के ऊपर यानी सेल्स के ऊपर एक मोटी सी लेयर बनाती है और उसी के नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है और इसी को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो ये सेल वॉल के जस्ट नीचे होता है। उसके बाद अब देखेंगे ऑर्गन्स इसमें जो पाया जाता है टोटली आप ये समझिएगा कि जो इस सेल्स के अंदर टोटल मटेरियल है इस टोटल मटेरियल को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग बाबू? दो भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म। अब एक होता है जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म एक होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ द्रव्य होता है, जो न्यूक्लियस है इस बीच में इसके अंदर का जो घिरा हुआ मटेरियल होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बहरे यानी इस लेयर से बाहर और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हाई जो मटेरियल आपको दिख रहा है टोटल सेल वॉल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी हाई जो सेल वॉल के नीचे जो लेयर दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है इसके बाहर, ये जो टोटल आपको मटेरियल दिख रहा है साइटोप्लाज्म का इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो एक हो गया बाबू आपका साइटोप्लाज्म और एक हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों किसका हिस्सा है? प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कितने भाग में डिवाइड है? दो भाग में डिवाइड है। बीच वाला जो केंद्रक होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं और केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक मेम्ब्रेन से बाहर इस वाली लेयर से बाहर और इस लेयर के अंदर हाई जो द्रव्य आपको दिख रहा है चारों तरफ से इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। इस कोशिका द्रव्य के अंदर तमाम तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसे कोशिकांग कहा जाता है। और किसी भी कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, उपापचय की प्रक्रिया होती है, सब इसी के अंदर होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिएगा एक पाया जाता है इसमें ऑर्गन्स है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज
1880 में कोलिकर ने किया था कीटों की रेखित पेशियों में। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, जिससे कोशिका चलती है। कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाएं यानी मेटाबॉलिकल प्रोसेस जो होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसमें जो ऊर्जा खपत होती है वो कहां से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। इसी के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं एक ऑर्गेनेल्स है जिसको कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम को एनिमल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। डिक्टियोसोम को एनिमल सेल्स में क्या कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। और उसके बाद है एक आप इसमें देखेंगे कि ये धागे नुमा संरचना, इस पर रेड कलर का बिंदी बिंदी आपको जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये धागे नुमा संरचना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। स्मूथ वाले पे क्या होता है कि राइबोसोम अब्सेंट होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, इसमें रेड रेड की बिंदी नहीं दिख रही है। तो बाबू जब इसमें रेड रेड वाली बिंदी नहीं दिख रही है तो इसको कहते हैं SER, ठीक है ना, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को कहते हैं सपाट यानी चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम अब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग नहीं लेता है। और क्यों नहीं लेता बाबू? क्योंकि ये जो बिंदी बिंदी वाला राइबोसोम है ना, ये प्रोटीन फैक्ट्री की सेल है, ठीक है ना। सेल के अंदर ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। तो जब कोशिका के अंदर ये जो राइबोसोम होता है प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है, तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये होता है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो जो RER होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन के निर्माण में काम करता है। और जो SER होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता है, ठीक है बाबू। इसके बाद आप आइएगा आप कि ये देख रहे हैं आप साइटोप्लाज्म है, और इसके बाद है टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा कि जो आपका प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में एक बड़ी सी वैक्यूल्स पाई जाती है जिसको हिंदी में रसधानी या रिक्तिका कहते हैं। रसधानी या रिक्तिका कहते हैं, ठीक है ना। तो रसधानी कहा जाता है वैक्यूल्स को। और वैक्यूल जो होता है इसमें कई प्रकार के मिनरल्स और खनिज पदार्थ भरे होते हैं। और इसमें जो चारों तरफ से एक लेयर पाई जाती है उसी को कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, यानी एक पतली परत की बनी परत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस होता है इसमें नॉन लिविंग सबस्टेंस भरा होता है, निर्जीव तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे वैक्यूल या रसधानी कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आता है आपका राइबोसोम। ये जो बिंदी बिंदी आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या आपका राइबोसोम है बाबू। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर इसी के ऊपर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? राइबोसोम पे होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। SER मैंने बताया कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसी का हिस्सा है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन से भाग है? तो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें जो पिंक कलर का रेड कलर का आपको दिख रहा है एक स्पॉट जैसी संरचना, इसी को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसके बाद देख रहे हैं आप कि ये जो धागे नुमा पतली पतली संरचना दिख रही है इसी को क्रोमेटिन कहते हैं। और इसमें येलो कलर की बिंदी बिंदी वाली संरचना दिख रही है इसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। इसी को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से ये जो एक प्लांट सेल का डायग्राम दिख रहा है, अभी आप क्या करेंगे कि एनिमल सेल्स देखेंगे और उसके बाद प्लांट सेल देखेंगे। अगर कभी आपसे पूछे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर अगर पूछेगा कभी, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा और डायग्राम में आप देख लेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, कौन कौन से किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, तो इसी से आप तर्क लगा लेंगे कि एनिमल में क्या होता है क्या नहीं होता है और प्लांट में क्या होता है क्या नहीं होता है। और दोनों को एक साइड में रख करके एक तरफ प्लांट बना दीजिए, दूसरी तरफ एनिमल बना दीजिए, और दोनों की सेल्स की तुलना आप उनके नॉमेनक्लेचर के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है कि आप इसे कंप्लीटली देख लीजिएगा।
और इसे आसानी से समझ लीजिएगा कि ये जो प्लांट सेल्स है इसके बारे में अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो आप बुक का सहारा लेकर के नोट्स बना लीजिएगा, डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन कौन सा इसमें आर्गन होता है और उसका मूल फंक्शंस क्या होता है। ठीक है बाबू, तो आप रिवीजन का कार्य हमेशा बेहतर तरीके से करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।